हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ के बारे में, जो कि मंडे 5 सितंबर को ओपन होने जा रहा है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 1921 में इनकॉर्पोरेट होता है। लगभग इसे 100 साल हो चुके हैं खुले हुए। ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को। इसकी इंडिया में टोटल 509 शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, और टोटल इसका कस्टमर बेस 5.08 मिलियंस हैं। मेनली जो इसकी प्रेजेंस है ब्रांचेस की, वो साउथ इंडिया में है, जिसमें से तमिलनाडु में ही खाली इसकी 369 ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा 15 और स्टेट में इसके ब्रांचेस हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में। अगर हम इस आईपीओ की स्ट्रेंथ की कुछ बात करें तो ये 100 साल हो चुके हैं इसे खुले हुए। साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंस है। एमएसएमईज और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का इसका लॉयल कस्टमर बेस है। इसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ इसके कंपनीज के फाइनेंशियल के बारे में पास्ट ईयर्स के। अगर हम टोटल एसेट देखते हैं 2020 में, तो इसके टोटल एसेट थे 42,758 करोड़। फिर 21 में बढ़ के जो हो गए 47,527 करोड़। 22 में और बढ़ जाते हैं और 52,858 करोड़ हो जाते हैं। तो हमें कंसिस्टेंटली टोटल एसेट के इंक्रीज़ को देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें वहीं, तो 20 में 3992 करोड़ थे। फिर 21 में 4253 करोड़ हो गए। फिर उसके बाद 22 में 4656 करोड़ हो गए। इसमें भी हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट की बात करें तो 2020 में रहता है 464 करोड़, 2021 में होता है 654 करोड़, और 2022 में लगभग ये डबल होके 901 करोड़ के आसपास होता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगर हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2020 में 3979 करोड़ है, 2021 में 4579 करोड़ है, और 2022 में 5335 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करते हैं तो 2020 में 3837 करोड़ है, 2022 में 4437 करोड़ है, और 22 में 5193 करोड़ है। तो अगर हम ओवरऑल इसकी फाइनेंशियल बात करते हैं तो कंपनी एक ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 3 सालों में, और हर सेक्टर में इसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि आईपीओ आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी को इशू का एक्सपेंसेस जो है उसे मीट करना है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना है। मेनली इनके यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 5 सितंबर को ये आईपीओ खुल रहा है, 7 सितंबर तक चलेगा ये आईपीओ। इसमें टोटल 10 शेयर आप लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू 500 से 525 के बीच में होती है, लेकिन अगर हम वैल्यू कभी भी लगाते हैं तो हम 525 मतलब हायर एंड पे ही लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। इसका जो लॉट साइज़ है 28 शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है। इशू साइज़ जो है 1,58,40,000 शेयर्स हैं, ठीक है। और अगर हम इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जैसे अलॉटमेंट की इसकी डेट जो है 12 सितंबर 2022 है, और इस डीमैट में हमारे 14 सितंबर को आ जाएगा, और इसकी ट्रेडिंग जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसके पीई रेशियो के बारे में बात करें तो इसका पीई रेशियो जो है निकल के आता है 9.22 है, जो कि मेरे हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है। मतलब अगर आप ये देखें कि इसकी प्राइसिंग जो है आईपीओ की, ये हायर एंड में हुई है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू, मुझको ये लगता है कि इतनी ज़्यादा हाई हुई है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ मार्जिन ही नहीं छोड़े हैं प्रॉफिट का, जो कि इसे एक पुअर आईपीओ के कैटेगरी में डालता है। अगर हम इसके ईपीएस के बारे में बात करें तो इसका ईपीएस 47.72 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें जो कि 13.8% के आसपास है। अगर हम इसमें कुछ बात करें
तो इसमें जो है हम कितने लॉट लगा सकते हैं, जैसे एक लॉट में 28 शेयर्स हैं, मतलब 14,700 के आसपास का ये शेयर्स है। तो ऐसे ही हम टोटल जो है 69 लॉट में लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो है 68 लॉट में हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक लॉट में लगाएं एक पैन से, और मल्टीपल पैन नंबर से अगर आपको लगाना है तो आप मल्टीपल पैन नंबर से आप एक एक लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो आपको मैक्सिमम जो अलॉटमेंट बेसिस पे अगर आपको मिलता है तो है एक नंबर ऑफ लॉट। तो इसलिए आप एक ही लॉट के लिए अगर आप जाएं, अगर आप मेरी पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ इस आईपीओ को लेके, मतलब मैं क्या लगाऊंगा पर्सनली, तो नहीं, मैं इस आईपीओ में पर्सनली मैं कभी अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि इसका पी रेशियो 9.22 है, जो कि मेरे को ओवर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है कंपनी ने इतनी हाई कर दी है कि हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं गेन के लिए, मतलब आईपीओ गेन के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, उसके लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन हम लोग के लिए छुटा नहीं है। तो इस वजह से मैं इस आईपीओ को इग्नोर करूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अब हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कैंडल के बारे में, कि क्या हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैंडल आने वाले वीक में हमें क्या संकेत दे रहे हैं, या क्या हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें किस हिसाब से पोजीशन बनानी है। अगर हम पहले डे वाइज कैंडल की बात करते हैं कि डेली कैंडल बेसिस पे निफ्टी का क्या हाल चल रहा है। अभी तक हमने क्या किया था, 15 मिनट्स कैंडल के हिसाब से हमने देखा था, क्योंकि हम वो इंट्राडे के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन अब हम वीकली पोजीशन हम देखना चाहते हैं कि वीक के हिसाब से मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है और कहाँ पे हम आगे मूव कर रहे हैं। अगर हमें अगला मूवमेंट चाहिए तो हमें कहाँ पे चाहिए। अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट जब गिरता है और 14,000 से जब वापस बढ़ता है तो हम एक नया पीक बनाते हैं लगभग 18,500 के आसपास। फिर एक मार्केट सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखता है 16,300 के आसपास, 400 के आसपास। फिर मार्केट उठता है और मार्केट लगभग 18,300 के पास जाके एक नया हाई बनाता है। फिर मार्केट गिरता है और नीचे बॉटम बनाता है 15,700 के आसपास। फिर मार्केट उठता है नियर अबाउट 18,000 जाता है। फिर मार्केट गिरता है 15,200 के पास, और फिर इस बार मार्केट जाता है 18,000 के ही आसपास से मार्केट रिट्रेस ले लिया है। अगर हम ये देखें तो ये टॉप था, इसके बाद जब ये टॉप बना फिर एक टॉप ये बना है, फिर एक टॉप ये बनता है। अगर हम इसको ऐसे वे में देखें तो इसका ये हायर टॉप था, लोअर टॉप, फिर लोअर हो गया। अगर हम इसको लाइन से, ट्रेंड लाइन से अगर हम इसे मैच करते हैं, अगर हम इसके टॉप्स को जो है अगर हम मैच देखते हैं कि क्या है, तो मैच में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमेशा इसने टॉप के आसपास जाके रिट्रेसमेंट लिया, टॉप के पास रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन लास्ट टाइम इसने रिट्रेसमेंट को तोड़ा, 18,000 के पास गया। लेकिन 18,000 का जो लेवल था, जैसे मैंने आपको हमेशा से बोला है कि एक जो होता है ओवरऑल लेवल, मतलब राउंड ऑफ नंबर जो होता है, मतलब 18,000, 20,000, 17,000 कुछ भी, वो मार्केट एक तरीके से उसको भी रिट्रेसमेंट कभी कभी मान के चलता है। मार्केट जो है उसके ऊपर जाने का प्रयास करता है, लेकिन मार्केट को वहाँ से रिट्रेसमेंट एक छोटा मोटा झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से रिट्रेस होता है, रिट्रेस होके कहाँ तक गिरता है, 17,200, 17,200 तक मार्केट आता है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं एक गिरावट, और मार्केट जो है इस समय 17,539 के लेवल के आसपास जो है मार्केट क्लोज हो गया है। तो हम क्या मान के चलें कि किस लेवल के ऊपर एक बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, मतलब ग्रीन कैंडल बन के क्लोज होती है जैसे कि इसने क्लोजिंग दी थी, अगर ऐसी क्लोजिंग आती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये अच्छी क्लोजिंग है, और इस बार हमें हो सकता है कि 18,000 के लेवल के आसपास या इसके रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करे, लगभग 18,300 पॉइंट तक हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट 17,650 या आप मैक्स टू मैक्स लेके चले 17,675 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो एक हमें सिग्निफिकेंट आने वाले कुछ दिनों में मार्केट मूव दे सकता है 400-500 पॉइंटों का, जिसका हम अच्छे तरीके से फ़ायदा हम उठा सकते हैं आने वाले दिनों में। ये हो गई ओवरऑल व्यू के बारे में।
लेकिन अगर हम ये देख के चलें कि क्या मार्केट मंडे के दिन क्या दिखाता है, मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा कैंडल को हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि एक दिन जो है, मैंने आपको लास्ट डे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है मार्केट में गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद कैसे मार्केट गैप अप होके ओपन जाता है। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि इस बार भी हो सकता है कि हमें गैप डाउन के साथ हमें देखना को मिले मार्केट, और फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट होता है। हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस लेवल के, मतलब जो ये वाला लेवल है, लगभग, मतलब जो हमने फ्राइडे को बात की थी, फ्राइडे के मार्केट के दिन, कि हमें जो है 17,462 17,462 के आसपास का हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, कि मार्केट यहाँ तक गैप डाउन ओपन हो और इसके बाद हमें जो है एक नीचे निगेटिव मार्किंग आए और हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा होता नहीं है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक थोड़ी 40 पॉइंट का अप मूव देने के बाद उसके बाद मार्केट रिट्रेस होता है सेम उसी पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पिछले डे का लोअर पॉइंट था, मतलब एक तरीके से आप जो सपोर्ट बना सकते हैं। और फिर उसके बाद एक मार्केट हायर साइड में जाके बंद होने का प्रयास करता है। तो हम अगर हम मंडे को हम देखें तो मंडे को हम क्या करना हम पसंद करेंगे, मतलब अगर हम ट्रेड भी लें तो मंडे को हमारा ट्रेड कैसा होगा। तो मंडे को जो मेरा ट्रेड होगा, मेरे हिसाब से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इस पॉइंट के आसपास, या फिर अगर मान लीजिए ओपनिंग इस लेवल के ऊपर की होती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करें। मेरा ये प्लान है कि अगर न्यूट्रल ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तब हमें अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम कल के डाउ जोन्स और नैस्डैक को देखें तो दोनों में भारी गिरावट हमको देखने को मिलती है। लगभग मार्केट 1% के अनुमान के आसपास मार्केट क्लोज होता है, लगभग 1.2% के आसपास की क्लोजिंग है निगेटिव में। और ओवरऑल अगर हम एशियन मार्केट को भी देखें कल की क्लोजिंग, तो एशियन मार्केट भी कल जो है निगेटिवली क्लोज थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक बार हो सकता है कि मार्केट जो है 17,462 के लेवल को तोड़ के नीचे आने का प्रयास करे, उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास करे, मार्केट जो है ऊपर वापस से रिट्रेस दिखाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग होती है या लोअर ओपनिंग होती है, तो लेवल जो है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 17,462। अगर हम ये बात करते हैं कि निफ्टी एक दिन में मिनिमम और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स का हमें एक दिन में देता है रेंज, तो मेजरली ये देखा गया है कि जो निफ्टी होता है एक दिन में 100 से 150 पॉइंटों का रेंज हमें देता है। भले वो ऊपर के साइड में दें, अप साइड में दें, या हमें डाउन साइड में दें, मतलब वो कहीं ना कहीं हमें 100 पॉइंटों के रेंज में हमें मूव करते हुए दिखता है। वीक में एक ऐसा दिन आता है जब हमें मूवमेंट जो है लगभग 200 पॉइंट के ही आसपास की हमें देखने को मिलती है निफ्टी में। और मंथ में एक ऐसा दिन आता है जब हमें एक दिन में जो है गिरावट या फिर इंक्रीज जो है लगभग 350 से 500 पॉइंट देखने को मिलती है। तो क्या हम ये मान के रोज चलें कि मार्केट 250 पॉइंट गिर जाएगा या 250 पॉइंट से ज़्यादा उठ जाएगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो एवरेजली देखना है। हम एक दिन को देखते हुए हम महीने भर की हम डिसीजन थोड़ी ना ले सकते हैं। हम तो रोज का एवरेज देख के चलेंगे ना, मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट हम देख के चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपनिंग ही होती है, यहाँ से लगभग 40-50-100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, तो क्या हमें ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा हमें रेंज मिल रही है 150 पॉइंट? नहीं, हमें ऊपर रेंज कितने मिलेगी? 40 पॉइंट 50 पॉइंट। हो सकता है वहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट के बाद रिट्रेसमेंट आ जाए, हो सकता है मार्केट गिर जाए, क्योंकि अगर ओपन होता है अपर साइड में भी तो हमें जो है अगला रेसिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, हमें अगला रेसिस्टेंस देखने को यही पॉइंट मिल रहा है
मतलब 17,761 पॉइंट। अगर 461 62 पे बंद हुआ है, अगर मान लो यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो मतलब हो जाएगा 500 के आसपास, ठीक है, 510 520। तो हम जो है अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, 17,761 पॉइंट अप साइड में। फिर हम यहाँ से एक, अगर मान लो इस कैंडल को क्रॉस नहीं करता है मार्केट और इस कैंडल को ही अपना जो है रिट्रेसमेंट मार के नीचे आता है, तो हम रिट्रेसमेंट कहाँ तक मान सकते हैं, 17,462 पॉइंट तक। तो हमें एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट जो है मंडे को कितना की ओपनिंग या कितने की क्लोजिंग मार्केट हमें दिखाता है। अभी तक के हिसाब से जो हमें एक्सजीएस निफ्टी जो है दिखा रहा है वो मेजरली जो है 28 पॉइंट्स के ही आसपास की दिखा रहा है, कि 28 पॉइंट निगेटिवली जो है अभी हमें एक्सजीएस निफ्टी दिखा रहा है कि वो ट्रेड कर रहा है। और आगे अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहें कि बैंक निफ्टी क्या हमें संकेत दे रहा है, तो अगर हम वन डे कैंडल के हिसाब से बात करें कि वीकली बेसिस पे क्या बात है, तो वीकली बेसिस पे भी अगर आप यहाँ पे भी देखें तो एक हाई बनाता है, उसके बाद एक अगला हाई बनाता है, उसके बाद एक अगला हाई बनाता है, फिर एक अगला हाई बनाता है, यहाँ पे टॉप, फिर यहाँ पे टॉप। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो लोअर 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 टॉप, लेकिन इसको यहाँ पे तोड़ता है और एक नया टॉप बनाता है यहाँ पे, ठीक है। जो नया टॉप है लगभग 39,700 के ही आसपास है। और मैं आपको पिछले 2 दिन से ये बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो राउंड ऑफ नंबर क्या है, 40,000। अगर मार्केट 40,000 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम 41,000 के आसपास की जो हाईएस्ट मार्केट क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की ऑल टाइम की 41,196 जो ऑल टाइम क्लोजिंग हाईएस्ट थी, हम तब तक उसको एस्टिमेट करके नहीं चल सकते हैं जब तक 40,000 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी नहीं देता है। अगर डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाती है तब तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगली जो है हमें रेसिस्टेंस देखने को जो मिलेगा वो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट होगा, मीन्स 41,200 के ही आसपास। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम इसी रेंज में मान के चल सकते हैं कि मार्केट आसपास आएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर इस पॉइंट में थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होता है, मेरे हिसाब से अगर कुछ दिनों के लिए मार्केट यहीं आसपास 40,000 के ही नियर अबाउट मार्केट कंसोलिडेट होता, उसके बाद एक दिन 40,000 के मार्क को तोड़ के अपसाइड में जाता है, तब थोड़ा मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा जो है मेरे को स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और मेरे को ये श्योरिटी हो जाएगा कि अगला जो है हाई 41,200 को मार्केट जो है डिसाइसिवली तोड़ने के लिए तैयार है। अगर हम 15 मिनट फ्रेम चार्ट में अगर हम देखना चाहें कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पे था कंसोलिडेट पूरा दिन, एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद फिर एक अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट एक तरफा ऊपर जाता है, फिर एक डाउनफॉल देने के बाद वहीं से मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहीं पे क्लोजिंग हो जाती है आसपास। तो मेरा यहाँ पे भी यही मानना था कि मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होगा और इसके नीचे जाना चाहिए, मीन्स इसका जो लो था उस दिन का उसके आसपास ओपन हो और उसके नीचे जाए। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने हायर साइड में ओपन देते हैं और वापस से रिट्रेस होता है नीचे, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद मार्केट अप साइड में जाता है और फिर वापस नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऊपर साइड में थोड़ा सा 39,600 के आसपास हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वाले भी जो कैंडल देखेंगे, जो सबसे पहली कैंडल बनती है लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन, एकदम एग्जैक्टली इसी के पास से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। यहीं पे ओपन होता है, मतलब ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट एक तरफा ऊपर जाता है, फिर यहीं से हमें उसी 15 मिनट में वापस हमें मार्केट नीचे देखने को मिलता है और वापस मार्केट नीचे आ जाता है और थोड़ा कंसोलिडेट होता है। इसका मतलब क्या था कि मार्केट में स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ तो थी, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन कुछ हो सकता है बड़े प्लेयर्स, हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एग्जिट लिया और मार्केट को नीचे गिरा दिया। लेकिन फिर वहीं हमें जो है यहाँ पे आके कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर एक अपसाइड में
यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखते हैं और फिर लास्ट में मार्केट जो है थोड़ा सा निगेटिव होके बंद हो जाता है मार्केट। तो अब हम मंडे को अगर हम करना चाहें तो मंडे को क्या है, तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी की बात की थी, सेम मेरे पॉइंट यहाँ पे भी वही होंगे कि अगर मार्केट 39,375 के आसपास की ओपनिंग देता है, मींस न्यूट्रल ओपनिंग देता है, या फिर इसके नीचे की ओपनिंग देता है और वापस नीचे मार्केट आता है 39,056 के आसपास और इसी के पॉइंट से रिट्रेस करता है ऊपर की साइड, तो हम यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। मेरा टारगेट क्या होगा 39,596, जो कि ये अपना रेसिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ के जाता है तो अगला मेरा टारगेट क्या होगा, सीधे 40,000, ठीक है, क्योंकि वो राउंड ऑफ नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानता है और मार्केट इसको डिसाइसिवली तोड़ देता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मान लो तोड़ देता है तो हमें पी बाई करना होगा। तो पी बाई करके चलें तो हमारा पहला टारगेट कहाँ पे आएगा, तो पहला टारगेट हमारा जो है लगभग 38,804 के आसपास आ जाएगा। लगभग 200 पॉइंट्स का हमें पहला टारगेट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें अगला जो टारगेट है देखने को मिलेगा लगभग जो है 38,520 के आसपास हो जाएगा। ये हमें दो टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 39,200 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर हम सेल साइड में कॉल ले रहे हैं, मतलब ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर हम बाई साइड में ले रहे हैं, यहाँ पे आता है नीचे, यहीं से रिट्रेस होता है, तो बाई साइड में अगर हम ले रहे हैं तो हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा 38,963, ठीक है, बाई साइड में स्टॉप लॉस। और अगर हम सेल साइड में लेंगे तो 39,200 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ओवरऑल यही बनता है कि अभी जो है मार्केट ये देखना ज़रूरी है कि यूएस मार्केट आज के दिन क्लोजिंग कैसा देता है, ठीक है। फिर मंडे को ओपनिंग से पहले जो एशिया के और मार्केट जो इंडिया से पहले ओपन होते हैं उनकी ओपनिंग क्या है और एक्सजेएफ निफ्टी क्या कर रहा है। अगर एक्सजेएफ निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि हम इंडिया में भी गिरावट को देख सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि नैस्डैक में मार्केट लगभग 1.29% गिरा था, तो नियर अबाउट 1.31% मार्केट गिरा है लास्ट डे के दिन। और अगर हम और देखना चाहें तो ग्लोबल व्यू में अगर हम जाते हैं तो हमें शायद एक्सजेएफ निफ्टी के बारे में देखने को मिल जाए कि अपना एक्सजेएफ निफ्टी जो है अभी जैसे मैं बता रहा था कि -28 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है, मीन्स 17,511 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17,511 मतलब 527 पे बंद हुआ था, 511 के आसपास। तो जैसे मैंने बताया था कि वैसे ही है, थोड़ा सा नीचे है, बढ़िया है, थोड़ा सा नीचे गैप डाउन के साथ ओपनिंग होता है। अगर 462 के आसपास आके रिट्रेसमेंट करता है तो टारगेट क्या है 761। अगर इसको तोड़ के नीचे चला जाता है तो टारगेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17,283, मतलब 17,283। पहला टारगेट यहाँ पे आ जाएगा 283। और अगर हम दूसरा टारगेट देखना चाहें तो दूसरा टारगेट जो यहाँ का आज का मतलब उस दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था 17,166, 17,166, यहाँ पे हमें जो है अगला टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर हम डाउन साइड में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ की जो लास्ट क्लोजिंग थी इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम अप साइड में अगर हम यहाँ पे आते हैं नीचे वापस रिट्रेस ऊपर के लिए लेते हैं, तो अगर हम बाई साइड में जा रहे हैं तो मेरा जो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, तो यहाँ का इस दिन का जो लोएस्ट पॉइंट जो था 17,383 के आसपास, इसको जो हम स्टॉप लॉस मान के सकते हैं, मान के चल सकते हैं और हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू for listening the analysis. Have a good day. Like and subscribe the channel.